मित्र नमस्कार। आज मेरे साथ जिला चुनार के श्री सियाराम जी, श्री लल्लू और हंसराज जी। इनकी कुछ समस्याएं हैं और क्योंकि मैं डेली किसानों को किसान की समस्या से अवगत कराता हूं, तो सियाराम जी बताएं कि आप मोटा मोटा बताइए ज़रा। सर, मैं 20 साल पहले से जब खेती शुरू किया था, हाँ। तो हमारा पैदावार 25 कुंतल प्रति बीघा हुआ। क्या? MTU 70-29 धान। धान। जी, मैं धान गेहूं का ही खेती करता हूं, इसलिए हमारा पैडी एरिया है। और अब स्थिति हो गया है कि अगले साल उसका पैदावार आधा हो गया और लागत हमारा बढ़ गया। तो इसी समस्या का निदान के लिए हम आपके यहाँ आए हैं कि हमारा कैसे इनका जो अभी मैं अगर देश के किसानों से पूछूं कि आपकी मुख्य समस्या क्या है, तो वो समस्या बताता है कि बीमारी लग गया है, वो समस्या बताता है कि साहब कीड़ा लग गया है, खरपतवार बहुत होता है। ये समस्या नहीं है, समस्या कुछ और है। समस्या ये है, पहला कि किसान कोई भी फसल बोए, उसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी उत्पादन लागत आसमान छू रही है। दूसरी समस्या उसकी ये है कि पैदावार जो आज के 10 साल पहले हो रही थी, अब वो वहीं स्थिर हो गई है या गिर रही है। तीसरी समस्या उसकी ये है कि बेशक इस सरकार ने अभी समर्थन मूल्य बढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद हकीकत ये है कि जिस हिसाब से किसान की लागत आ रही है खेती में, उस हिसाब से उसको बाजार में मूल्य नहीं मिल रहा है। तीन समस्याएं, लागत बढ़ गई है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और बाजार में मूल्य जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अब किसान स्वयं इन समस्याओं को ये समस्याएं किसान के दिमाग में नहीं है। किसान के दिमाग में अभी भी एक समस्या है कि साहब खरपतवार बहुत परेशान करते हैं, बीमारियां बहुत लगती हैं और कीड़ा बहुत लगता है। तो क्या करता है वो, कीड़ा मारने के लिए, बीमारियों को मारने के लिए, खरपतवारों को मारने के लिए पूरी एनर्जी डाल देता है। अब जब से मैंने कहा लागत बढ़ गई, तो लागत और बढ़ा रहा तू। लागत अभी तो बढ़ी है, अब कीड़ा और बीमारी और खरपतवार को मारने के लिए लागत और बढ़ा रहे हो। उत्पादन गिर गया है या वहीं स्थिर है। भैया मेरे, जब तक ज़मीन की माली हालत नहीं सुधरेगी, ज़मीन की फर्टिलिटी नहीं इम्प्रूव होगी, तो पैदावार नहीं बढ़नी है। चाहे सर के बल खड़े हो जाना, कितना भी उन्नतशील बीज ले आना, दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को खेत पे खड़ा कर लेना, पैदावार किसी की औकात नहीं है बढ़ा दे। अब रही बाजार में मूल्य की, तो हमारे देश में आज भी सरप्लस इतना उत्पादन हर चीज़ का कि उत्पादन ज़्यादा हो जाने की वजह से बाजार का नियम है, अर्थशास्त्र में कहा गया है कि किसी भी वस्तु का भाव बाजार में मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चलता है। किसानों ने लागत ज़्यादा लगाई, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो बाजार में साहब माल अटा पड़ा है। धान सरप्लस है, गेहूं सरप्लस है, सब्जियां सरप्लस हैं, फल सरप्लस हैं, तो भाव घट गया। ठीक है ना मित्र, आपको एक कहानी सुनाता हूं, आप सब परिचित हो। अभी हो क्या रहा खेती के साथ कि आप सब लोग गाय भैंस पालते हो या आप बेच दिया हो, तो पहले पालते थे। आपको एक घटना दिखा रहा हूं, आप बहुत ढंग से समझना। कभी किसी किसान की गाय ने बच्चा दिया और 2 दिन दूध निकाला, तीसरे दिन बच्चा मर गया। तो हमको तो 4 बजे सुबह बच्चा मर गया और मैं फिर 6 बजे बाल्टी लेके गाय के थन के पास बैठ करके उसको दूने की कोशिश कर रहा हूं। गाय का बच्चा मर गया, गाय बहुत दुखी है। अब गाय ये देख रही है कि ये जो किसान जो हमको पाले हुए है, मेरा बच्चा मर गया, मेरे बच्चा के मरने पर इसको कोई पीड़ा नहीं, इसको अपने दूध की पड़ी है। तो उसने लात मारी तो बाल्टी दूर गिरी। फिर उस किसान ने थोड़ा सा आटा लिया और उसके चारे के आगे उड़ाया और वो
पशु खाने लगा, भैंस या गाय, फिर बैठा, फिर उसने लात मार दी, फिर उसने 2 लट मार दिए। अब देखना आप, उस दुखी गाय या दुखी भैंस की चिंता नहीं कर रहा, उसके दुख में शामिल नहीं हो रहा किसान, और लट मारा। लट मारने के बाद उसको और पीड़ा हुई, तो उसने फिर दूध नहीं दिया, तो गया और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया और एक कोंच दिया। तो वो तो ऐसा हार्मोन्स है कि अब तो गाय का या भैंस का दूध देना मजबूरी होगी, और दूध दे दिया। लेकिन अब उसकी हैबिट बन गई, अब वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से ही दूध देती है, और इससे वो गाय भैंस बेकार भी हो गई, क्योंकि अगले ब्यात में वो बच्चा डाल जाएगी, गर्भ धारण नहीं करेगी। ठीक है ना। ठीक यही मित्र हो रहा है इस धरती के साथ। जब पैदावार घटी, मतलब मैंने इसमें कार्बनिक पदार्थ डालने बंद कर दिए, मैंने बैल को बाहर कर दिया, ट्रैक्टर से रौंदने लगे, तो गाय को तकलीफ हुई। तो जब तकलीफ हुई तो मैंने यूरिया डाला, डीएपी डाला, और तकलीफ हुई तो फंजीसाइड डाला, वीडीसाइड डाला, और ज़मीन की भी आदत पड़ गई, और ज़मीन अब दुखी है। तो मैं प्राकृतिक खेती में अक्सर कहता हूँ कि ज़मीन को जीवंत बनाना है मित्र। ये तब दूध देगी, अच्छा दूध, इसके भोजन में स्वाद हो, इसके भोजन में पौष्टिकता हो, लागत ना लगे, इसके लिए इसको स्वस्थ करना, निरोगी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो बात कर रहा था मित्र खेती की। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक दूध देने वाली गाय का जब बच्चा मर गया और उसकी पीड़ा में आप शरीक नहीं हुए और ऑक्सीटोसिन से उसका दूध निकाला, तो फिर उसकी आदत पड़ गई। ठीक यही धरती के साथ है कि धरती की सामर्थ्य घटी, धरती की पीड़ा बढ़ी, और हम उसके ऊपर अत्याचार करते चले गए। केमिकल फर्टिलाइज़र का, फसल सुरक्षा रसायनों का, भारी भरकम ट्रैक्टर का, मतलब उसकी खुराक, उसकी चाहत, उसकी सेवा मैंने नहीं की। और मैं अक्सर कहता हूँ, खेती का मतलब है मित्र भगवान की पूजा। कई लोग इसको कहते हैं कि सचान साहब आप खेती सिखा रहे हैं, साइंटिस्ट हैं कि कोई पंडित हो गए हैं। तो मैं फिर बता दूँ, जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा वो जिंदगी भर भटकेगा, खासकर किसान। मित्र आप खेती करते हैं ज़मीन पर, इसको धरती माँ कहते हैं, पालती है उसको जलवायु, जल और वायु। आकाश जो है ऊपर जाने का रास्ता देता है फसल को, और सूरज की रोशनी से जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। यही हुआ ना, भगवान भूमि गगन वायु अग्नि नीर। किसान भगवान का सच्चा पुजारी है, और जब तक मेरे पूर्वजों ने इस भगवान को समझा, भगवान की पूजा की, तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी। इधर क्या हुआ, लालच बढ़ा। बुजुर्ग लोग कह गए थे लालच बुरी बला, लेकिन हमको लालच दिखाया गया, और दिखाया किसने? कई बार मैं लालच में आया और कई बार मुझको लोगों ने लालच दिखाया। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों ने कहा उन्नतशील बीज लाओगे तो उन्नत पैदावार होगी। भैया ये बताओ कि जब जमीन उन्नत नहीं रही तो उन्नत बीज से पैदावार, अगर उन्नत बीज से पैदावार होती हो तो चलो बंजर में खेती करके दिखाओ हमको। तो ये ज़मीन तो हमारी बंजर जैसी होने लगी। जब ये फर्टाइल होगी तो उन्नतशील बीज की ज़रूरत ही नहीं है। ये समझने की ज़रूरत किसान भाइयों आपको है। बीज कभी खराब होता ही नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना ये बीज खराब है, मैं कहता हूँ वो बीज नहीं खराब, उनका दिमाग खराब है। बीज तो परमात्मा है, बीज खराब नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे मेरे अंदर एक परमात्मा का अंश है जिसको हम आत्मा कहते हैं। अब विनोद कुमार सचान खराब हैं तो बोले इसकी आत्मा खराब है। आत्मा नहीं खराब है, मेरी इंद्रियां खराब हैं। मेरी इंद्रियों की जो चाहत है ना, उसकी वजह से विनोद कुमार सचान खराब हैं। तो खेती में मित्र मैं अक्सर कहता हूं कि ये धरती माँ है,
और माँ ही हमको सदियों से पालती आई और यही पालेगी, जब तक पालेगी तो यही पालेगी। और अगर ये पालना बंद कर देगी तो दुनिया में आपका कोई पालनहार भी नहीं है। इसलिए प्राकृतिक खेती में इस ज़मीन को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं कहता हूँ ज़मीन को जिंदा रखना, तो ज़मीन तो मिट्टी के पार्टिकल का एक पिंड है। जिंदा कैसे? जिंदा है ये दो वजहों से। एक तो इसके अंदर नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव है, नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव है, जिसकी वजह से जिंदा है। लेकिन चलिए जीव हैं, लेकिन इस जीवों का भोजन ना हो तो जीव क्या करेंगे? फिर जीव मर जाएंगे, तो फिर जमीन मर जाएगी। तो मैं कहता हूँ खेती में क्या है? खेती का सूत्र है अपनी जमीन में कार्बन को और सूक्ष्म जीवाणुओं को रिच करना। इस जमीन में जितना अधिक से अधिक कार्बन बढ़ा सकते हो बढ़ा दो, और इस जमीन में जितने अधिक से अधिक जीवाणु आप इनाकुलेट कर सकते हो कर दो। ये जीवाणुओं के इनाकुलेशन की बात तो तब आई जब मैंने इस जमीन के जीवाणु पेस्टिसाइड डाल के मारे, नहीं तो इनाकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे आज टीका लग रहा है ना आदमी को, मतलब बच्चा गर्भ में है 3 टीके लग चुके, फिर बच्चा जब बाहर आया तो उसको टोटल किसी ब्लॉक के अस्पताल में जाकर देख लेना 34 टीके लगते हैं 8 साल के बच्चे को। और टीकों के माध्यम से क्या कहता है? ये इस मर्ज को रोकेगा, इस मर्ज को रोकेगा, इस मर्ज को रोकेगा। फैक्ट क्या है? ये जो टीका है ना, ये टीका ही खतरनाक है, ये एंटीबायोटिक ही खतरनाक है। जब तक इंसान एंटीबायोटिक नहीं खाता था तब तक इसका इम्यून सिस्टम सही था। जब तक इस जमीन में इंसेक्टिसाइड नहीं जाता था तब तक ये जमीन सही थी, इसके जीवाणु जिंदा थे। 2 पालसी है मित्र, देश में चंद लोग हैं जो जीवामृत की बात करते हैं, चंद लोग। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ये रोग लग गया तो दवा डालो, ये खरपतवार हो गया तो ये बीडीसाइड डालो, ये कीड़ा लग गया तो ये रसायन डालो। यानी कि किसान को बेवकूफ समझते हैं सारे लोग। अरे पहले तो देश की नीतियां, देश के वैज्ञानिक ये तय करें कि रासायनिक खेती करनी है कि प्राकृतिक खेती करनी है। अगर प्राकृतिक खेती करनी है तो प्राकृतिक खेती कैसे होगी? तो सब लोग बोलेंगे प्राकृतिक खेती संभव नहीं, उत्पादन गिर जाएगा, श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा और 140 करोड़ जनता भूखों मर जाएगी। ऐसा बोल के छुट्टी कर लिए, लोगों को फिर डरा दिया कि हाँ भाई भूखों मर जाएंगे। और फैक्ट भी है, अगर प्राकृतिक खेती सही से नहीं समझ में आई तो भूखों तो मर जाएंगे। अच्छा चलो नहीं अगर समझे तो भूखों नहीं मरेंगे लेकिन खाना खा के मर जाएंगे। ये पेस्टिसाइड वाला टमाटर, ये फल, ये खा के मर जाओगे। मरना तो है इंसान को। जिंदा रहने के लिए ज्ञान जरूरी है, समझदारी जरूरी है, और जिंदा आपको प्रकृति की माया ही रख सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ किसान परमात्मा का, भगवान का सच्चा पुजारी है, लेकिन उसको भगवान नहीं पता भगवान क्या है। भगवान का मतलब है भूमि। तो हमारा कर्तव्य, कहते हैं ना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, यानी 5 तत्वों से शरीर बना है और 5 से पल रहा है। लेकिन जब पूजा का विधान आता है तो सूरज की पूजा कौन कर पाएगा? आकाश की पूजा कौन कर पाएगा? क्योंकि आप सूरज का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। इसलिए पूजा करो या ना करो, लेकिन बस हाथ जोड़ लोगे, हे सूर्य देवता नमस्कार, बहुत नहीं बहुत है। आकाश का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए आकाश देवता को नमस्कार कर लो। लेकिन धरती को सिर्फ नमस्कार नहीं करना है कि धरती माता की जय ना, इसके साथ काम करना है। कौन सा काम? बारिश का पानी रोकना है, मेड़ बनाना है, पेड़ लगाना है, खरपतवारों को नहीं मारना है, पेस्टिसाइड नहीं डालना है, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा डालना है, जो जीवाणु मर गए वो जीवामृत के माध्यम से जमीन में इनाकुलेट करना है। इतनी सी कहानी। अगर इतनी कहानी हमें समझ में आ गई तो ठीक, और नहीं तो नहीं ठीक। अब सुनिए, आप लोगों ने सोशल मीडिया में बहुत सारा देखते रहते हो, कचड़ा भरा है, और उसमें भी लालच है कि एक इंजीनियर बीटेक की नौकरी छोड़ करके, एमबीए की नौकरी छोड़ करके और 32 लाख का पैकेज पाने वाला किसान 3 एकड़ ज़मीन खरीदा, फिर अरबी की खेती किया, केले की खेती किया, एलोवेरा की खेती किया, और साहब 4 साल में 25 करोड़ का मालिक बन गया। अब किसान ये देखता है, कहते उसके भी दिमाग में आता है कि मैं भी 25 करोड़ का मालिक कैसे बनूं। और ये सारे लोग ठग हैं, इनमें सच्चाई नहीं है। मैं तो फिर बता दूं,
खेती धंधा नहीं है, खेती धर्म है। धर्म और धंधे में बहुत अंतर है मित्र, लेकिन हाँ, धर्मो रक्षति रक्षता। जब आप धरती की, पानी की, जंगल की रक्षा करेंगे, जमीन, जल, जंगल और जीव, बस इतना है मेरे जीवन में। जमीन फर्टाइल है तो मैं जिंदा हूँ, जल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जंगल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जीव जगत की माया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मधुमक्खी और तितली नष्ट हो जाएगी तो पर परागित फसल में परागण की क्रिया कौन करेगा? अगर केंचुआ खत्म हो जाएगा तो जमीन का प्राकृतिक हलवा मर गया, फिर जमीन को मुलायम कौन करेगा? अगर पानी खत्म हो गया तो फसल बोगे, पानी कहाँ से आएगा? आज सुन रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग को, जलवायु परिवर्तन। आज इतने खतरे हैं, लोग कहते हैं कि आने वाला समय में पानी को लेकर के युद्ध होगा। और अभी पाकिस्तान के साथ आपने देख लिया ना, जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो बस एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होगी, क्यों? प्रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोच। तो जमीन बंजर हो गई तो क्या होगा? पानी खत्म हो गया तो क्या होगा? जंगल खत्म हो गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो मैं प्राकृतिक खेती में कहता हूं, प्राकृतिक खेती एक धर्म है। प्राकृतिक खेती आध्यात्म का विषय है, दर्शन का विषय है, और ये भगवान और भगवान की व्यवस्था को संरक्षित करने का विषय। भगवान और भगवान की व्यवस्था ठीक रहेगी तो तुमको काय बात की तकलीफ होगी? बोलो कौन सी तकलीफ होगी तुमको? कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मित्र, अगर भगवान और भगवान की व्यवस्था नष्ट हुई, भगवान माने पंच महाभूत, और भगवान की व्यवस्था माने जलचर, थलचर, नभचर और वनस्पतियां। अब गांव में तालाब नहीं है और तो कुएं सूख गए, और तालाब में अगर कहीं थोड़ा मोड़ा पानी है तो उसमें मछलियां और मेंढक नहीं है, क्योंकि उसमें इतना कॉस्मेटिक्स है। किसी जमाने में जिस तालाब का पानी हम पी लेते थे, आज अगर मैं कहूँ 100 रुपया दूंगा इसमें हाथ डाल दे, तो कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। ये किसने किया? इंसान ने। जो जमीन हमारी शस्य श्यामला हुआ करती थी, शस्य श्यामला धरती की कोख को मैंने बंजर बना दिया। जमीन के नीचे 40 फुट 50 फुट पर पानी हुआ करता था, कुएं से पानी निकालते थे, वो 200 फुट 250 फुट 300 फुट पहुंच गया। तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे? तो हमारे इस पीढ़ी का युग है, मतलब हमारा सबका कर्तव्य है कि बच्चे पैदा किए ना आपने, अगर बच्चे पैदा किए हैं तो उनके लिए सोचो। मैं क्लियर कट कहता हूं, इस आधुनिक पीढ़ी से या तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो, फिर तुम खूब आनंद करना और मर के चले जाना। आने वाली पीढ़ी का कोई काम ही नहीं है, तुम मर जाओगे सृष्टि में, इस दुनिया में आदमी खत्म हो जाएगा। बच्चे मत पैदा करो, खूब आनंद करो, खूब अय्यासी करो, खूब अपनी मर्जी से जियो। लेकिन अगर बच्चे पैदा करना है तो ध्यान रखना कि प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। और प्राकृतिक खेती ये जादू टोने का खेल नहीं है कि हींग डाल दो, फिटकरी डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, पेशाब इकट्ठा कर लो। प्राकृतिक खेती का मतलब है पूरे विषय को ठीक से समझना, ठीक है ना। तो आपकी जो पैदावार घट गई, आपने शुरू में कहा कि 25 कुंटल होता था, 12 कुंटल रह गया। तो 12 कुंटल इसलिए रह गया क्योंकि ज़मीन की माली हालत जो है ना खराब हो गई है। नमस्कार।